हेलो स्मार्ट अड्डा फैमिली। सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा, लेकिन टेक्निकल इशू आने की वजह से मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी आपसे जो वादा किया गया था उस वादा को पूरा करने के लिए मैं जो कहा था कि चैप्टर 1 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आऊंगा, तो वो आपके सामने हाजिर है। स्मार्ट अड्डा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागतम है, वेलकम है। तो चलते हैं आज के बहुत ही बेहतरीन सेशन में, जिसमें हम चैप्टर 1 ज्योग्राफी भारत संसाधन एवं उपयोग से ऑब्जेक्टिव के लिए चलते हैं। हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव को कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव को हम जैसे वादा किए थे कि ऑब्जेक्टिव का बड़ा उड़ाएंगे, धुआं धुआं कर देंगे। तो ऑब्जेक्टिव उड़ाने के लिए चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिया जाए। क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहला प्रयोगकर्ता कौन था? आप बताएंगे ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहला प्रयोगकर्ता कौन था? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए क्या है? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी कोलंबस। ऑप्शन नंबर बी क्या है? कोलंबस। ऑप्शन नंबर सी इराटोस्थनीज। और ऑप्शन नंबर डी सुकरात। तो आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट बॉक्स में जाके आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। इसका सही जवाब आ रहा है सी। तो सी ही मारेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि इराटोस्थनीज जो था उन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, और इराटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का फादर भी कहा जाता है। यह भी बात आपको पिछले क्लास में बताया गया था। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? यह भी पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, यानी हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। पहला ऑप्शन है वास्को डिगामा। पहला ऑप्शन क्या है? वास्को डिगामा। क्या होगा, लगता है आपको यह ऑप्शन होगा? मेरे ख्याल से क्या होगा आपके ख्याल से? मेरे ख्याल से तो छोड़िए, मेरे ख्याल से तो सही आंसर में हम जाएंगे। तो वास्को डिगामा या फिर अरस्तु। ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी हिकेटियस। और ऑप्शन नंबर डी हेरोडोटस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोलिए। वास्को डिगामा, अरस्तु, हिकेटियस या हेरोडोटस? तो जवाब आ रहा है हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का फादर कहा जाता है, ज्योग्राफी का बाप कहा जाता है, जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाप। तो चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सवाल में है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। यहां पे है वाला ऑप्शन नहीं है, यहां पे है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है उनको, यानी बाकी ऑप्शन में वो आपको प्राकृतिक संसाधन का एग्जाम्पल दे करके आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हवा। मेरे ख्याल से ये हवा प्राकृतिक संसाधन होती है। क्या प्राकृतिक संसाधन होती है ना? दूसरा मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी है मिट्टी। पहला हवा, दूसरा मिट्टी, तीसरा है जीव जंतु, और चौथा है रेलगाड़ी। ऑप्शन के हिसाब से अगर जाएं तो पहले के ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। और आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है कि ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यानी रेलगाड़ी जो है वो मानव निर्मित संसाधन है। कैसा संसाधन है बच्चों? मानव निर्मित संसाधन है। यहां तक कोई दिक्कत? प्राकृतिक संसाधन अब कहते किसको है? सवाल आ रहा है कि प्राकृतिक संसाधन हम लोग कहेंगे किसको? तो हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि जिन वस्तुओं की प्राप्ति हमें प्रकृति से होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जो हमारी जरूरतों को पूरा करे और जिसका कोई मूल्य हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव निर्मित संसाधन है? अगला क्वेश्चन क्या है?
निम्न में से कौन मानव निर्मित संसाधन है? यानी इसमें क्या होगा कि मानव निर्मित संसाधन को आपको ढूंढना है कि मानव के द्वारा किस संसाधन को बनाया गया है। यानी मानव निर्मित संसाधन हम लोग वैसे संसाधनों को कहते हैं जिनका निर्माण मानव अपने क्रियाकलाप के द्वारा करते हैं, अपने ज्ञान के द्वारा करते हैं, अपने कौशल के द्वारा करते हैं, अपने स्किल के द्वारा करते हैं, या फिर आप कह लो कि अपने टेक्नोलॉजी, अपनी तकनीक के द्वारा करते हैं। तो पहला ऑप्शन है पहाड़। पहला ऑप्शन क्या है बच्चों? पहला ऑप्शन है पहाड़। ये तो होगा या नहीं बताइए? ये तो नहीं होगा, ये छठा। तो इसको क्या कर देते हैं? छाड़ देते हैं। अगला है रेलगाड़ी। चलिए छोड़ते हैं, आगे भी देखते हैं। और छोड़ना क्या? तीसरा है मनुष्य, चौथा है पेड़ पौधे। आप देख रहे हो कि पहाड़, मनुष्य और पेड़ पौधे ये कैसे संसाधन है? तो ये तीनों है आपके प्राकृतिक संसाधन। कैसे संसाधन? प्राकृतिक संसाधन। तो बचा कौन? रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी का निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है, इसीलिए ये कैसा संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन है। कैसा लग रहा है आपको सेशन? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आना चाहिए। पढ़ाई को बोरिंग मत कीजिए, आप इंटरेस्टिंग कीजिए, और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताया जा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जा रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए आप? जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जैव संसाधन और एक होता है अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सामुदायिक संसाधन है? क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सामुदायिक संसाधन है आपके सामने? सॉरी, निम्न में से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? आपको ध्यान देना है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इस पे आपको यही कंफ्यूजन हो जाता है। हम लोग अक्सर नहीं को पढ़ते ही नहीं है, अक्सर ऐसा ही होता है। अभी जैसे मेरे साथ हो रहा था। निम्न में से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है, यानी इस ऑप्शन में होगा क्या कि ज्यादातर ऐसे होंगे, ज्यादातर ऑप्शन ऐसा होगा जो सामुदायिक संसाधन होंगे। हमें ढूंढना क्या है? जो नहीं होंगे उन्हें ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन है मंदिर। मंदिर तो सामुदायिक संसाधन होता है कि नहीं? अगर मंदिर सामुदायिक संसाधन हुआ तो दूसरा है मस्जिद, ये भी तो सामुदायिक संसाधन दिख रहा है सर। तो दो सामुदायिक संसाधन हो गए। तीसरा ऑप्शन गुरुद्वारा, ये भी सामुदायिक संसाधन है। चौथा ऑप्शन है निजी तालाब। कैसा तालाब? निजी तालाब। तो ये क्या होगा सर? बस यही होगा आपका आंसर, यही होगा आपका सामुदायिक संसाधन। ये नहीं है, ये आपका व्यक्तिगत या निजी संसाधन है। कैसा संसाधन है? व्यक्तिगत या निजी संसाधन है। ठीक है, यानी स्वामित्व के आधार पर जो होते हैं वो संसाधन चार प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? चार प्रकार के। एक आपका होता है व्यक्तिगत या निजी संसाधन, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, और तीसरा होता है आपका राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इनके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आपसे वादा किया गया था कि ऑब्जेक्टिव सेशन लिया जाएगा आपका। तो बस उसी वादे के आधार पर आगे की क्लास में ये सारी चीजें आपको इन डिटेल्स बताया जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने पेश है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस। क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? यानी नवीकरणीय संसाधन जिनको आप पुनः प्राप्त कर सकते हो, नए रूप में, नए फॉर्म में प्राप्त कर सकते हो, यानी जिनकी प्राप्ति हमें प्राकृतिक रूप से होते रहती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो यहां आप देख सकते हो कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है और प्राकृतिक गैस है। नवीकरणीय संसाधन क्या होगा? बोलिए। एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय मतलब जिनका एक बार उपयोग कर लिया जाए वो समाप्त हो जाए,
पुनः प्राप्ति के लिए हजारों लाखों वर्ष लग जाता है, उनको कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधनों को कहा जाता है जिनकी प्राप्ति हमें प्राकृतिक रूप से लगातार होते रहती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, तो इनको छाड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम है, ये भी एक बार उपयोग में आने के बाद इनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, तो ये भी छट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा हमें लगातार प्राप्त होते रहती है सूर्य से, इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी कहता है प्राकृतिक गैस, इनका भी एक बार उपयोग हो जाने के बाद इनकी उपयोगिता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें से है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है। बस एक नवीकरणीय पूछ लिया, दूसरा आपका अनवीकरणीय संसाधन पूछ लिया। अब इनमें देखना है कि अनवीकरणीय यानी जिनका एक बार उपयोग कर लेने के बाद उनकी उपयोगिता क्या हो जाए, समाप्त हो जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय। जल आपको प्राकृतिक रूप से जल चक्र के द्वारा प्राप्त होते रहती है, ठीक है, तो ये तो हुआ नहीं। दूसरा है पवन, ये भी मेरे ख्याल से तो होगा नहीं। तीसरा है आपका कोयला, जिनका एक बार उपयोग हो जाने के बाद इनकी उपयोगिता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। सौर ऊर्जा, अब ये परे, ये कैसा संसाधन है, आप परे कि ये नवीकरणीय है, तो अनवीकरणीय संसाधन पूछ रहा है, तो ये जब आपका हो गया कैसा, नवीकरणीय, तो ये नवीकरणीय है, ये भी आपका नवीकरणीय है, और जल भी आपका नवीकरणीय। अगर तीन आपका नवीकरणीय हो गया तो बचा कौन, कोयला आपका सही जवाब होगा, क्योंकि यही बच जाता है जो आपका अनवीकरणीय साधन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और रह गया है, जिनमें से अगला क्वेश्चन है आपका कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन किसका है। ये एक स्टेटमेंट है जो किन के द्वारा कहा गया है। आपके सामने चार विकल्प हैं, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, दूसरा है लेवोसियर, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, और चौथा ऑप्शन है जिम्मरमैन। तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, इस सवाल का जवाब आप कमेंट में लिखेंगे कि कौन होगा 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। आप इस तरह के वीडियोस को पाने के लिए हमारे स्मार्ट अड्डा यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें और अपने साथियों तक इस चैनल को पहुंचाएं, ताकि उन्हें बेहतर एजुकेशन आसानी के साथ मिल सके। कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, हर एक विषय को बेहतरीन टीचर के द्वारा बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे इस चैनल को स्मार्ट अड्डा के नाम से जो आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, इसको आप दूसरों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त, सगे संबंधी, रिश्तेदार, इन लोगों तक पहुंचाएं और इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सपोर्ट करने की आवश्यकता है आपकी, तो आपके एक सपोर्ट, आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है अगले क्लास लेने के लिए। तो कमेंट करना आप ना भूलें, कमेंट करें, हमारी पढ़ाई आपको कैसी लग रही है, हमारे द्वारा जो लेक्चर दिया जा रहा है वो कैसा लग रहा है, इनके बारे में आप फीडबैक जरूर दें। ठीक है, एक से एक टीचर, अभी बहुत सारे टीचर आपके क्लासेस नहीं ले पाए हैं क्योंकि शेड्यूल नहीं हो पा रहा है, सारे टीचर को टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो क्लासेस लेने में थोड़ी क्या होती है, परेशानी होती है, कुछ टेक्निकल इशू रहता है, तो इन सारी चीजों की वजह से। लेकिन बहुत जल्द हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे टीचर रेगुलर क्लास लें, नियमित रूप से सारे सब्जेक्ट की आपकी पढ़ाई हो। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।